जीतन राम मांझी कैसे राम को माने, हमको कोई बता दे। वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि हम राम के वंशज हैं? क्या वो गलत नहीं है क्या? वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि हम परशुराम के वंशज हैं? वो कौन लोग हैं जो कहते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं? विपक्ष तो विपक्ष का हम क्या कहें, वो तो कहीं है नहीं। चिराग हों या तेज प्रताप हों या तेजस्वी हों, सब नीतीश जी के बच्चों के समान है। तो जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्यसभा हमारी पार्टी को एक मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। बिहार में राजनीतिक माहौल जो है वो गर्म हो चुका है। राज्यसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर तमाम चर्चाओं का बाजार जो है वो राजनीतिक गलियारों में चल रहा है। और बिहार से और भी जो तमाम मुद्दे जो अभी चल रहे हैं लगातार बिहार में चर्चा में, उन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम शरण जी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल राज्यसभा चुनाव पे ही होगा। संतोष करना पड़ा था आप लोगों को विधान परिषद चुनाव में, क्या लगता है कि राज्यसभा चुनाव में भी संतोष करना पड़ेगा? एक बतासे के लिए घर फिर नहीं तोड़ा जाएगा? नहीं, देखिए, ये बतासे का सवाल है और ना घर का सवाल है। ये एक अलग अपनी अपनी सोच होती है। हमारा जो सोच है, हमारी पार्टी ने श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्यसभा हमारी पार्टी को एक मिलना चाहिए और हमारा ये अधिकार भी है, हक भी है। हम जिस तरह से एनडीए के लिए अपना दिन रात एक करके बहुत सारी कुर्बानी भी हम पार्टी ने एनडीए के लिए दिया है, तो उसको ख्याल करके और कार्यकर्ताओं का जो इच्छा है, हम पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो ये चाहते हैं। और कि हालांकि जीतन राम मांझी जी का ऐसा अपना सोच है कि नहीं, ये हम नहीं कह सकते। वो उन्होंने राज्यसभा सीट मांगी, किसके लिए मांगी, ये उनका निर्णय है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि जीतन राम मांझी जी का जो कद है बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में, उसमें उनको सदन जाना चाहिए ताकि वहाँ एनडीए को मजबूती प्रदान हो। दूसरा एक अहम सवाल देखिए ज़रूर है कि बिहार से 12 राज्यसभा सांसद बनते हैं और 12 में अभी दुर्भाग्य है कि सामाजिक न्याय की बात बिहार में सबसे ज़्यादा होती है। तमाम जो शीर्ष लीडर हैं, तमाम जो बड़े दल हैं, वो सामाजिक न्याय के रथ पर सवार होकर के ही अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते रहे हैं। तो यह तकाजा भी है कि 12 में एक भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं। पूरी तरह से उनका प्रतिनिधित्व वहाँ पर शून्य है। यह कहीं न कहीं सामाजिक न्याय को धक्का पहुँचाने वाला है। तो यह तो हम एनडीए के तमाम शीर्ष लीडर से भी, और हम तो इवन ये भी कहेंगे कि महागठबंधन को भी इस पर विचार करना चाहिए। अरे बहुत मौके होते हैं अपने परिवार को सेट करने के लिए, अन्य लोगों को सेट करने के लिए एक कुछ संदेशात्मक होना चाहिए। आपने विधान परिषद के उम्मीदवारी में भी महागठबंधन ने किसी उस तरह से दलित वर्ग को भागीदारी नहीं दी, जिसके लिए बहुत लोगों ने कहा भी। यह एनडीए करता रहा है। हम पहले भी कहे हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति या कमज़ोर तबके के लिए जितना काम एनडीए ने किया है वो एक अपने आप में प्रतीक है कि उतना कोई किसी ने नहीं किया होगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम, रामदास अठावले महाराष्ट्र से हैं, लोग कहते हैं संख्या बल नहीं है, तो रामदास अठावले जी के पास भी संख्या बल नहीं है। उनको उन्होंने राज्यसभा भेजा अपने कोटे से। यहाँ कभी दिवंगत नेता बहुत वरिष्ठ माने रामविलास पासवान जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे से भेजा था, जबकि उनके पास भी संख्या बल नहीं था। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि एक प्रतिनिधित्व का एक माने दिखना चाहिए कि हर वर्ग के लोगों का वहाँ अपना एक स्थान है। उसमें कहीं ना कहीं बिहार से इस चीज़ में कमी हो गई है। एनडीए को इस पर अपर हैंड लेना चाहिए और निश्चित रूप से जीतन राम मांझी अभी बिहार के सबसे बड़े दलित चेहरे हम कह सकते हैं। ऐसे तो नेता का कोई ये नहीं होता, लेकिन चूँकि जो व्यवस्था है उसमें जो चर्चा होती है उस पर हम कहते हैं कि जीतन राम मांझी जी को भेजना। बयान के बाद तो तूल पकड़ लिया राजनीति। लोग कह रहा है कि मांझी जी कह रहे हैं कि विकल्प खुला हुआ है कि अगर भाजपा यानी एनडीए अगर नहीं भेजती है तो दूसरे जगह भी जा सकते हैं। आप शायद आपने सुना भी होगा उस क्लिप को जो मांझी जी ने कहा है। ऐसा कहीं मांझी जी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि विकल्प खुला हुआ है।
उनसे पत्रकार ने पूछा कि अगर नहीं मिला तो नीतीश जी के किसी बयान को लेकर के नीतीश जी नकार रहे हैं, तब क्या होगा? तो नीतीश जी ने कहा यहाँ नहीं होगा, कहीं और होगा। तो कहीं और होगा मतलब ये नहीं होता है कि कहीं और किसी दूसरे गठबंधन में हम जा कर के राज्यसभा सीट की बात कर रहे हैं। कहीं और होगा मतलब राज्यसभा में नहीं होगा तो हम कैबिनेट में डिमांड कर रहे हैं कि हमारा एक और प्रतिनिधित्व दिया जाए। एमएलसी का चुनाव फिर होने वाला है, ये उसमें हमारा कहीं ये हो। तो हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने नेताओं के लिए चिंतित रहने वाली जमात है ये। तो हम चाहते हैं कि हमारा एडजस्टमेंट उस रूप में कहीं ना कहीं हो। हमने जब टिकट बंटवारा हो रहा था तो अभी हर कोई अचंभित था कि जीतन राम मांझी जी इतने कम सीटों पर कैसे तैयार हो गए। तो जब आप बड़े दिल वाले होते हैं ना, तो इस तरह के निर्णय लेते हैं। जीतन राम मांझी जी ने एनडीए को मजबूत करने के लिए अपने कोटे को कम कर दिया था। तो यह तो एनडीए के नेताओं की को हालांकि जरूर सोचना चाहिए कि जब जीतन राम मांझी पूरी तरह से एनडीए के प्रति समर्पित हैं और एनडीए को आगे बढ़ाने के लिए वो अपना हर जगह कुर्बानी देते रहे हैं, तो अब वो समय आया है जब जीतन राम मांझी जी का जो कद है उसके हिसाब से एडजस्टमेंट होना चाहिए। अच्छा, राज्यसभा नहीं तो कुछ और अगर कुछ और नहीं तो नहीं, अगर मगर से हाइपोथेटिकल सवाल से तो राजनीति होते नहीं है। कि आपको तो विधानसभा में भी एडजस्ट करना पड़ा, विधान परिषद में भी एडजस्ट करना पड़ा और लग रहा है कि राज्यसभा में भी एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो आपको एडजस्ट नहीं किया जा रहा है लेकिन आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ रहा है। हाँ ठीक है, हम तो कहे ना कि हम भाई बड़े दिल वाले लोग हैं। हम एडजस्टमेंट चूँकि जनता की भलाई के लिए करते हैं। हमारा महत्व, हमारा कोई एक नहीं है सिद्धांत कि हम किसी पद के लिए केवल दौड़ रहे हैं। हमारा देखिए पहला है कि भाई बिहार का सत्ता जो है, बिहार का गवर्नेंस जो है, बिहार का काम काज का जो तरीका है वो अपने रूप में सुचारू रूप से चले। वो नीतीश कुमार से बेहतर कोई विकल्प बिहार में नहीं था। तो हमने नीतीश कुमार जी के शासन को फिर से लाने के लिए कृत संकल्पित हम लोग होकर के काम कर रहे थे। तो हमने उसके लिए, और हमेशा जीतन राम मांझी जी ने हमेशा, हम पहले भी कहीं थे तो बिना शर्त गए थे। अब उस समय भी मांझी जी ने कहा हमारा कोई शर्त नहीं है। तो लेकिन अब शर्त नहीं है, लेकिन राजनीति में तो हर कोई चाहता है ना, अपनी संभावना तलाशता है, अपना उसमें प्रतिनिधित्व चाहता है। इसका हमारा एक ही मकसद है कि एनडीए अपर हैंड रहे, एनडीए हर तरह से नैतिक रूप से मजबूत दिखे। तो ये जो मैं एक अहम सवाल मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग भी इस पर मंथन करिएगा कि क्या सामाजिक न्याय के सबसे अगुआ प्रदेश जो जेपी के आंदोलन का एक केंद्र बिंदु रहा है, जिसने हमेशा राजनीति को बदला है, और उस प्रदेश से 12 राज्यसभा का जो कोटा है उसमें किसी एक वर्ग को दरकिनार कर दिया जाए जिसकी एक बड़ी आबादी है, तो आपको ये उचित लगता है क्या? तो हमारा तो यह था कि जीतन राम मांझी जी के सहारे एनडीए अपना ये अपर हैंड रखेगा और पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में एक महत्वपूर्ण संदेश जाएगा कि हम हर वर्ग को लेकर चलने वाले लोग हैं, केवल बातों से नहीं, उसको हम सामने भी लाने का काम करते हैं। अब आरजेडी से तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, तो उम्मीद भी तो यहीं से है ना। नहीं तो आप नीतीश जी की बात कर रहे हैं और एनडीए की मजबूती की बात कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार तो खुद फिर लग रहे हैं कि पलटी मारने के चक्कर में है। कभी चिराग पासवान जी को बुला के आशीर्वाद दे देते हैं, कभी तेज प्रताप जी को आशीर्वाद दे देते हैं, कभी तेजस्वी को गाड़ी तक छोड़ने चले जाते हैं। कुछ संभावना लग रहा है, कुछ गड़बड़ होगा क्या फिर? नहीं, ये देखिए राजनीति का उच्च मापदंड है। अच्छा, उस उच्च मापदंड को मुझे लगता है कि हर नेता को अपनाना चाहिए। राजनीतिक दूरी या राजनीतिक समझ एक दूसरे से अलग हो सकता है, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों को, सामाजिक संबंधों को उसकी बलि नहीं दी जानी चाहिए। चिराग हों या तेज प्रताप हों या तेजस्वी हों, सब नीतीश जी के बच्चों के समान हैं। तो ठीक है, राजनीति में वो हैं, लेकिन उनके, अब नीतीश जी जब उनको देखते होंगे तो उनके अंदर भी तो वात्सल्य कभी जगता होगा कि ये बच्चे हैं, तो वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। अब उसमें सामने वाले को है कि वो अपने कर्तव्य का कितना निर्वहन कर पाते हैं। कुर्सी एक अलग चीज़ होती है, सत्ता एक अलग चीज़ है, राजनीति एक अलग चीज़ है, लेकिन अपनी एक जो सामाजिक हमारा जो दायित्व है उसका निर्वहन भी तो होना चाहिए। तो नीतीश जी उस हिसाब से उन लोगों को अपने बच्चों के समान देखते हैं, तो आशीर्वाद तो स्वाभाविक रूप से बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। जातीय जनगणना पे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है?
नहीं, जातीय जनगणना पर हमारा स्टैंड क्लियर है, हम उसके पक्ष में हैं और हमारा ही स्टैंड नहीं, मुख्यमंत्री का इस पर स्पष्ट स्टैंड है। वो कुछ लोग उसको केवल हवा देते रहते हैं, सामाजिक विषमता फैलाने का जिनका चरित्र रहा है, समाज को एक दूसरे से लड़ाने का, समाज को भिड़ाने का, समाज को इन चक्रों में फंसाने का जिनका इतिहास रहा है, वो इसको हवा देते रहते हैं। इसको हवा देने से थोड़े ना होगा, इसके लिए काम करना होगा। और काम कोई जातीय जनगणना इतना अगर सहज काम होता तो आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं, तो भाई तेजस्वी जी के पिताजी माताजी की तो सरकार रही थी 15 साल और सामाजिक न्याय की सबसे ज़्यादा बात हुई थी उस समय, तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं जातीय जनगणना करा दिया था? 10 साल यूपीए गवर्नमेंट में वो लोग रहे, मनमोहन सिंह की सरकार में रहे, तब उस समय क्यों नहीं करा दिया था? तो अगर कहीं ना कहीं कुछ है तभी ना इस तरह की चीज़ें आज तक नहीं हो पाई। तो एनडीए का और नीतीश जी का, भारतीय जनता पार्टी हो, हमारे मांझी जी हों, इन सबों का है काम करने का मतलब है। और काम इस तरह से हो कि सामाजिक विषमता नहीं फैले। समाज में फिर हमने वो दौर भी देखा है ना कि जब केवल हुआ करते थे, ये लोग यहाँ से कुछ बोल दिए और मतलब कितने नरसंहार हुए, कितने लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, कितने मतलब सामाजिक जो व्यवस्था थी वो ध्वस्त हो गई, किसान मजदूर की व्यवस्था ध्वस्त हो गई, बहुत सारा मैंने आपने देखा होगा, बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, बहुत सारा कुछ हुआ उस दौर में। तो हम फिर उसी दौर में जाना चाहते हैं क्या? जातीय जनगणना होगा, लोगों के बीच में समरस स्थिति के साथ होगा, उनको एक दूसरे से लड़ाने के बजाय एक दूसरे को मिला करके उसका काम किया जाएगा। इसके लिए एनडीए एकदम कृत संकल्पित है, होगा, इसमें कहीं कोई दायरा नहीं। हंगामा करने वाले जिनको कोई काम नहीं है, ऐसे ऑफिस में बैठ कर टिट खेलना है, तो उनको तो इसी तरह का काम करना है। अच्छा, पुराने दौर की आपने बात की, तो वो दौर तो कहीं ना कहीं कुछ मायनों में अभी भी आ रहा है। बीपीएससी जैसे परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, सोचिए कि विद्यार्थी कितना संघर्ष करके तैयारी करते हैं, उतना दूरी तय करके अलग अलग जिलों में जाते हैं परीक्षा देने, अलग अलग स्थानों पे परीक्षा, पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा रद्द हो जाता है, पकड़ा जाता है तो क्या, तो छोटा मछली, बड़ा मछली कब पकड़ाएगा बिहार में? नहीं, देखिए, मुझे लगता है ये तो बहुत गंभीर मसला है और इस पर मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष का हम क्या कहें, वो तो कहीं है नहीं, जो उसको करना चाहिए था वो करते नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से नीतीश जी ने इस पर संज्ञान लिया और जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से आप कहते हैं छोटी मछली बड़ी मछली, अरे जो उसमें रहेगा उसी को ना माने फंसाया जाएगा या जेल में डाला जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि दिखाने के लिए किसी को भी आप बड़ी मछली आप पकड़ के कहीं से ले आइए उसको डाल दीजिए। उसकी जांच हो रही है, पत्रकारों की नज़र रहती है, आजकल कोर्ट है, अगर किसी को लगता है कि इसमें गलत हो रहा है तो न्याय का दरवाज़ा खुला हुआ है। अभी तक जो रिपोर्टिंग है उसमें तो मुझे कई बड़ी मछली के नाम आप ही लोग के माध्यम से देखने को मिलता है। तो अब जांच का एक प्रक्रिया है, हम हड़बड़ाहट में 3 दिन में तो कुछ नहीं कर सकते। अब जितनी घनी आप कोई भी होगा बक्सा नहीं जाएगा, बिल्कुल, यह तो स्पष्ट है। यह तो आपको दिख भी रहा होगा कि जिस तरह से एक्टिव होकर के काम किया जा रहा है, वो तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो अगर ऐसा होता तो मालूम होता कि 1-2 दिन चला मसला, फिर काम ख़त्म और विपक्ष अपना ज़िले ज़िले में धरना बेचारा दिए रहता था, कहीं तो कुछ होता नहीं था। इस सरकार में तो इतना कम से कम है कि विसिल ब्लोअर भी है तो सत्ता के लोग ही हैं, वही लोगों ने, कोई विपक्ष ने इसको उजागर नहीं किया। सरकार के नज़र में जैसे ही आया उसने तुरंत संज्ञान लिया और सेम डे परीक्षा कैंसिल हुई है। ऐसा तो अब आरोप आप लगाते रहें, लेकिन इंसान का स्वभाव होता है आदर्श जी कि वो बदलता, वो कुछ ना कुछ करेगा, इंसानी फितरत है। आप कैसा भी कुछ कर दीजिए, कोई व्यवस्था कर दीजिए, वो उसमें कोई सुराख निकाल लेता है। हम सब तो अब आदमी तो कहीं से कोई दूसरा नहीं ला सकते हैं ना, इन्हीं लोगों से पदाधिकारी चुन कर जाते हैं, इन्हीं लोगों से वो जो सेटर हैं वो भी रहते हैं, हमारे बीच में रह करके वो काम करते हैं। तो सामाजिक रूप से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज के तारीख में थोड़ी नैतिक पतन सामाजिक रूप से भी हमको देखने को मिलती है। अब उसके खिलाफ कोई आवाज़ समाज में भी नहीं उठता है। वैसे लोगों के प्रति पहले हिकारत के नज़र से देखा जाता था, अब उसको हिकारत नहीं बल्कि और उसके लोग करीब जाते हैं। तो उसके लिए केवल सरकार दोषी नहीं है, उसके लिए हमारा समाज भी दोषी है। सबको मिलकर के इसके खिलाफ लड़ना होगा। भ्रष्टाचार है, इस तरह के जो कारनामे हैं, उसमें हम सबको अपना योगदान देना होगा। सरकार सजग है और आप लोग भी सजग हैं, किसी को बख्शा जाने का सवाल नहीं है। आखिर के 2-3 सवाल होंगे।
पुराना जरा मामला है लेकिन गंभीर मामला है कि जीतन राम मांझी जी का बयान आते रहता है राम पे, ब्राह्मण पे, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो खिलाफ में ही बयान होता है। तो इस पे क्या कहेंगे? मतलब ऐसी क्या पीड़ा है या ऐसा क्या खौफ है मन के अंदर जो बार बार प्रकट होता है? देखिए, ये एक विषय, ये हालांकि राजनीतिक विषय तो नहीं है, ये एक कह लीजिए कि हर किसी का अपना सच है। अगर आप देखेंगे तो जीतन राम मांझी जी के बयान को जिस तरह से लोगों ने कहा, उन्होंने तुरंत उसको कंट्राडिक्ट किया था। जिस तरह से इसको हवा दिया गया वो गलत था। वो जिस संदर्भ में कर रहे थे तो उस संदर्भ को आपको तलाशना होगा कि आखिर क्यों कह रहे थे। सदियों से इस बात को तो हम आप सब मानते हैं कि अब इस ज़माने में भी जो मतलब वर्ग सैकड़ों साल से इस दंश को झेल रहा है, आप समझिए ना कि अगर आपको कोई अछूत कह दे तो आपको कैसा महसूस होगा। और हम दिन रात जिसको कहते हैं कि जन्मजात अछूत है तो उसको कैसी पीड़ा होती होगी। और कहते नहीं हैं, कहते नहीं, राम को काल्पनिक कहने का जो सवाल है, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि वो सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा कि वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि हम राम के वंशज हैं। क्या वो गलत नहीं है क्या? आप कैसे राम के वंशज हैं, हम कैसे नहीं हैं? वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि हम परशुराम के वंशज हैं? वो कौन लोग हैं जो कहते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं? घट घट में राम हैं, कहते हैं कन कन में राम बसा हुआ है। जब कन कन में राम है तो किसी एक के राम कैसे हैं? आप उनके ठेकेदार कैसे हैं? आप ये कहने वाले कौन हैं कि हम, आप मनु स्मृति को भी अगर पढ़िएगा तो मनु स्मृति में भी है कि जन्मना कुछ नहीं होता है। उसमें स्पष्ट है कि जन्म से हर मनुष्य शूद्र होता है, कर्म से वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो, जो भी हो। तो ये तो सबसे राम पर जो सवाल है या ब्राह्मणों पर जो उन्होंने कहा, उसके पहले उनको अपनी ओर झांकना होगा जो ये कहते हैं कि राम मेरे हैं। अगर आप इस चैनल को चला रहे हैं और आप कहते हैं आदर्श जी कि ये चैनल मेरा है, तो अब आपका चैनल है तो दूसरे चैनल वाले तो इससे मोहब्बत वो कर पाएंगे क्या जो मोहब्बत आपको होगी? तो राम से जुड़ने का जो काम था आपने जुड़ने नहीं दिया। आप सदैव कहते रहे कि राम मेरे हैं और तुम इसको मानो। ये होने वाला है क्या? बाप मेरा है और तुम इसको बाप मानो, ये कैसे चलेगा? अरे बाप अगर कहिए कि मेरा भी है तुम्हारा भी है, तो जब मेरा और तुम्हारा है, एक बाप के हम सब संतान हैं, तो कोई अछूत कैसे है? आप बताइए ना, ये सच्चाई नहीं है क्या? शिवानंद तिवारी जी ने कहा उसी समय जब बयान आया था कि हमने शंकराचार्य पर, पुरी के शंकराचार्य थे उन पर उन्होंने केस किया था कि उन्होंने एक बयान दे दिया था कि दलित जो है जन्मजात अछूत होते हैं। तो अगर आज के तारीख में भी अगर कोई ऐसा कहता है, हमने अभी जो ये एक और शंकराचार्य हैं, नाम हम उनका भूल रहे हैं, तो उन्होंने भूमिहार के उत्पत्ति पर सवाल उठा दिया था। उनका कहना था कि भूमिहार, अब भाई इतनी जातियां हैं, वर्ण तो 4 ही हैं, अब कौन किस में है, कौन किस में? इस आधुनिक युग में भी अगर आप उसी में फंसे हुए हैं तो आप किसी को चिढ़ा रहे हैं। कोई मंदिर जा रहा है तो आप मंदिर को धो रहे हैं। अरे राम ने सबरी का जूठा बैर खाया और आप आज राम में कोई सट रहा है तो आप उस मंदिर को धोते हैं। तो राम को पहले कौन नहीं मान रहा है? राम को मानना तो राम के चरित्र को मानना, राम के मिजाज को मानना। तो वही लोग तो हैं जो राम को कहते हैं कि हम राम के वंशज हैं, हम राम के ये हैं, और वही राम के चरित्र को ध्वस्त कर रहे हैं, वही नहीं मानते हैं। तो सबसे पहले तो दोष उनका है। आप जिस दिन राम को फ्री कर देंगे, आप जिस दिन भगवान को जाति के बंधन से मुक्त कर देंगे, कोई फलसा लेके घूम रहा है, कोई मैंने कृष्ण के वंशज को अपना बता रहा है, तो कोई विश्वकर्मा का हो गया, तो कोई इसका हो गया, तो जब आपने ही ये व्यवस्था लागू कर दी तो फिर तो ये स्वाभाविक तौर पर आप ही विरोध पैदा कर रहे हैं ना। फिर जीतन राम मांझी कैसे राम को माने? हमको कोई बता दे। आपने ही कह दिया कि आप राम के नहीं, हम राम के हैं, आप नहीं हो, तो फिर वो क्यों मानेंगे, कैसे मानेंगे? ये तो धर्म संसद लगना चाहिए इस पर। आज के तारीख में भी अगर कोई इस तरह की बात को करता है तो जो धर्म के संवाहक हैं, जो हमारे पुरोधा हैं, जो आज उस पद पर हैं, उनको एक तरह से इसका फरमान जारी करना चाहिए कि अब के बाद कोई इस तरह की बात नहीं करेगा। हर कोई, श्री बाबू ने देवघर में जब दलितों का प्रवेश कराया था उस समय भी श्री बाबू को लाठी खानी पड़ी थी। कौन लोग थे जिन्होंने श्री बाबू को लाठी मैंने चलाया था? और कौन लोग थे जो कह रहे थे कि दलित नहीं जाएंगे मंदिर में?
तो वही तो राम को नहीं मान रहे हैं। जो राम सबरी के जूठे फल खाए, जो विदुर के यहाँ साग पात खाए, जो दुर्योधन का माने भोजन त्याग करके विदुर का सूखा साग और ये खाए। विदुर की पत्नी जब खिला रही थी तो वही प्रसंग है कि वो खिला रही थी और केला को फेंक रही थी और केला का छिलका कृष्ण भगवान को खिला रही थी। तो भगवान और भक्त के बीच में तो ये संबंध होता है। तो इसको जो लोग दायरे में बांध रहे हैं वो दोषी हैं। जीतन राम मांझी अगर कह रहे हैं तो इस पर विचार करना चाहिए, विरोध करने के बजाय इस पर समझना पड़ेगा कि आखिर ये विरोध क्यों है। नहीं तो कोई अगर राम को अपना बता रहा है तो आप भी मान लेते, काल्पनिक कहना शायद जायज़ नहीं है। खैर ये चर्चा का विषय है, इस पर लंबा चर्चा चल जाएगा। फिलहाल हम फिर से जो जहाँ से शुरुआत किए थे वहीं आते हैं। राज्यसभा पे अड़े रहेंगे, कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा लेंगे क्या? देखिए, न अड़े रहने की बात है और न जुगाड़ लगाने की बात है, बस एक बात है। और ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब तो देखिए, अब हम क्या कहें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम लोग सुन रहे थे कि भाई जदयू अपनी हिस्सेदारी केंद्र में बहुत मजबूत से मांग रही थी कि हमको 3 मंत्रालय चाहिए, 4 मंत्रालय चाहिए। नहीं मिला, कुछ दिन नहीं भी बने, फिर अभी एक मंत्री बने। तो राजनीति में ऐसा नहीं होता है कि हाँ एकदम किसी बात पर आप अड़ गए और किसी चीज़ को लेकर के एकदम ये आर पार की लड़ाई हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। हम एनडीए में इंटैक्ट हैं, एनडीए की भलाई की बात कर रहे हैं। अगर एनडीए के नेताओं को समझ में आएगा कि इसमें एनडीए की भलाई है तो वो करेंगे। हम एक यह ज़रूर चाहते हैं कि बिहार इस मैसेज को कहीं ना कहीं जो जा रहा है कि दलित वर्ग को, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को छोड़ दिया जाता है। हम देखते हैं ना कि जहां उनका आरक्षण है केवल उन्हीं सीटों पर उनको मौका मिलेगा। अगर आरक्षण नहीं होता तो क्या दलित चुनाव नहीं लड़ते? यह भी एक बड़ा सवाल है। इस पर समझना पड़ेगा कि आप केवल दलित को आरक्षित पदों तक अगर सीमित कर देंगे तो फिर कैसे ये पिंजड़ा खुलेगा। ये आरक्षण का मतलब ये नहीं था ना कि जीवन भर के लिए आप केवल ये कर दें। मतलब था कि उनको आगे लाएं, उनको मुख्य धारा में वापस लाएं कि वो हमारे आपके सबके समक्ष वो खड़े हो सकें, बराबर के कैटेगरी में आएँ। लेकिन उसके सहारे आपने और बांध दिया है। तो उसी की बात राज्यसभा में या विधान परिषद में जब सामाजिक न्याय की बात होती है तो सबको मौका देना चाहिए। आप A to Z की बात करने वाली पार्टी है या जो भी है, उनको यह तो विचार करना पड़ेगा ना कि A to Z में क्या दलित नहीं आता है क्या? अनुसूचित जाति जनजाति के लोग नहीं आते हैं क्या? तो फिर उनके प्रतिनिधित्व को आप क्यों रोकते हैं? अच्छा, 12 में एक भी नहीं। आंसर दे दीजिएगा, A to Z वाले से भी उम्मीद रख रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, उम्मीद नहीं। उम्मीद तो भाई जब राजनीतिक दल है, उम्मीद नहीं, उनकी जिम्मेवारी है। हम उनकी जिम्मेवारी का एहसास करा रहे हैं कि आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास, हम किसी दल में रहें न रहें, आदर्श जी, दल तो है और उसका प्रतिनिधित्व जो बिहार के जनता का आप करते हैं तो हक तो सबका है ना। हम किसी दल में नहीं हैं, लेकिन अगर वो दल कुछ गलत कर रहा है, सही कर रहा है, तो उस पर तो हम नज़र रखते हैं। तो यह A to Z वाले की भी जिम्मेदारी है और ये हमारे एनडीए की भी जिम्मेदारी है कि इसका जो ये गैप है उस गैप को भरा जाए। रामविलास पासवान जी के बाद कोई उस वर्ग का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व बिहार का नहीं है, उसको पूरा करने का काम करना चाहिए। अब जो करें ये उन लोगों को सोचना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण जी, जिन्होंने इशारों में बड़ा स्मार्टली ये कह दिया कि ज़रूरत हमको नहीं है, ज़रूरत एनडीए को है, ज़रूरत A to Z वाले को है। मतलब कि जो मांझी जी को मौका दे दिया राज्यसभा भेजने का, भलाई उन्हीं का है। बाकी आप लोग अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी कलेजा देख रहे थे आप। अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।